हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 10 मिनट शो। क्लियर। आई होप आपने पुराने 10 मिनट शो देखे होंगे एंड आपको काफी वैल्यू मिल रही होगी। चलिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठना, वट एवर आई एम टेलिंग यू इज इंपॉर्टेंट। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं एंड साथ ही साथ हम पीवाईक्यू सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर। चलिए, तो इस बार हम पढ़ रहे हैं गाइस यूएस इन्वेजन ऑफ इराक। क्लियर। चलिए, अब देखो हमने लास्ट 10 मिनट शो में दो चीजें पढ़ी। एक पढ़ा हमने गल्फ वॉर, ठीक है, और एक पढ़ा हमने 9/11, राइट। तो गल्फ वॉर में हुआ क्या था। गल्फ वॉर में यूएस और उसका लेड कोलिशन, ठीक है, अटैक करता है इराक पे। क्यों? बिकॉज जो इराक का लीडर है सदाम हुसैन, वो इन्वेड कर लेता है कुवैत को, और कुवैत को इन्वेड करने के पास उसके पास आ जाती है कंट्रोल ऑफ 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई। एंड आफ्टर इन्वेडिंग कुवैत, सदाम हुसैन की नजर होती है आपकी सऊदी अरेबिया पे। एंड अगर सदाम हुसैन सऊदी अरेबिया को भी इन्वेड कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, तो उसके पास 50% ऑफ वर्ल्ड ऑयल सप्लाई आ जाएगी, जो दुनिया नहीं चाहती थी। तो यूएस और उसका जो लेड कोलिशन था, इसमें यूके, फ्रांस, ठीक है, इवन सऊदी अरेबिया, ओमान, वो सब मिलके लड़ते हैं इराक के सदाम हुसैन से। एंड जिस वॉर को वो बोलते हैं हम लोग गल्फ वॉर। एंड उस वॉर में सदाम हुसैन हार जाता है, ठीक है, कोलिशन फोर्सेस से। एंड उसके पास रखी जाती है 3 कंडीशन सीज फायर की। पहला, कि वो कुवैत को छोड़ देगा एंड एक्सेप्ट कर लेगा जो कुवैत है वो एक सोवरेन कंट्री है, ठीक है। सेकंड, इराक के पास जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं, उन सभी को जो इराक है वो एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। और ये दोनों चीजें थर्ड कंडीशन पे आती है कि यूएन सुपरवाइज करेगा एंड इस सुपरविजन को कोऑपरेट करेगा इराक, ठीक है। चलिए, अब आता है सेकंड इश्यू जो हमने पढ़ा था हमारे लास्ट 10 मिनट शो में, ठीक है, 9/11। अब सितंबर 11 को अटैक होता है यूएस में, ठीक है, जो करवाता है आपका अलकायदा, ठीक है, अलकायदा। तो यूएस बोलता है कि जो इराक है, या जो सदाम हुसैन की गवर्नमेंट है इराक में, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है अलकायदा से, ओसामा बिन लादेन से, ठीक है। ऑल्सो बोलता है कि इराक यूएस की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, एक थ्रेट है। क्लियर। चलिए, ऑल्सो 1990s में जब गल्फ वॉर खत्म हो गई, उसके बाद यूएन सुपरवाइजर्स पहुंचे इराक। उन्होंने देखा किस तरीके से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में है या नहीं है, बट इराक उन लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था, ठीक है। ऑल्सो यूएस यूके एक्यूज करते हैं इराक को कि हमने बोला था कि इराक को सारे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एलिमिनेट करने होंगे, लेकिन फिर भी इराक नहीं कर रहा है, इवन कोऑपरेट भी नहीं कर रहा है यूएन सुपरवाइजर्स के साथ, जो गलत है। तो कहीं ना कहीं एक मिसट्रस्ट बिटवीन दीज कंट्रीज शुरू हो गया, ठीक है। तो ये आपका बैकग्राउंड था। चलिए, ऑल्सो गाइस, जब गल्फ वॉर खत्म हो गई थी तो इराक की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, ठीक है, काफी अच्छी तरीके से इराक डिवास्टेटेड था। इनफैक्ट यूएन ने एक प्रोग्राम चलाया था, इसका नाम था ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम, जिसमें हमने इराक को अलाउ किया कि इराक ऑयल सेल कर सकता है इन एक्सचेंज फॉर फूड एंड मेडिसिन, ठीक है। एंड जिस प्रोग्राम की वजह से 60% ऑफ द इराकी पॉपुलेशन को खाना मिलता था, बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कराई जाती थी। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं एक्सेस ऑफ इविल। 9/11 हुआ। 9/11 के बाद यूएस अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो गया, ठीक है। एंड उसने कुछ कंट्रीज को, ईरान, आपका ईरान, नॉर्थ कोरिया और इराक, उन सभी को मिला के बोला कि ये स्टेट गलत है और ये स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, एंड इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये कंट्रीज सही नहीं है। इसलिए उन कंट्रीज के लिए वो यूज करते हैं द फ्रेज एक्सिस ऑफ इविल, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन।
उस टाइम पे अगेन, ठीक है, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज डब्ल्यू जूनियर बुश थे। क्लियर? तो वो अपने एक एड्रेस में ईरान, नॉर्थ कोरियन, इराक को एक्सिस ऑफ इविल बताते हैं और बोलते हैं कि ये कंट्रीज गलत हैं, स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को, एंड उनके पास है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जिससे समझ में आ गया था इस एड्रेस, इस स्पीच के बाद, कि कहीं ना कहीं यूएस इन कंट्रीज को पसंद नहीं करता है, ठीक है, और यूएस के इंटेंशन टुवर्ड दीज कंट्रीज आर नॉट गुड। ठीक है, चलो क्वेश्चन, द एक्सिस ऑफ इविल इज अ फ्रेज deliberately used by President George W. Bush in January 2002 to characterize Iran, North Korea and Iraq. आंसर ए है, ठीक है, इट इज आस्क्ड इन योर 2 PYQs, ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, अब आता है यूएन का रिजोल्यूशन 1441। नवंबर 2002 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पास करती है इस रिजोल्यूशन को और बोलती है कि इराक कर रहा है मटेरियल ब्रीच। मतलब इराक को हमने कंडीशन दी थी कि इराक को अपने सारे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खत्म करने, बट स्टिल इराक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो हम एक लास्ट अपॉर्चुनिटी, एक फाइनल अपॉर्चुनिटी इराक को देते हैं कि इराक हमारे साथ कंप्लाई करे और प्रॉपर इंस्पेक्शन कराए इराक का, कि इराक के पास कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है और इराक कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं शुरू कर रहा है, ठीक है। और उस इंस्पेक्शन के लिए गाइस 2 इंस्पेक्शन बॉडीज को डिप्लॉय किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन कि रिजोल्यूशन 1441 क्या था, ये कब शुरू हुआ और कौन सी इंस्पेक्शन बॉडीज थी, ठीक है, जिसमें पहला आता है आपका यूएन मोविक, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है यूएन मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन। इसको लीड किया था हंस ब्लिक्स ने, ठीक है। इनको अपॉइंट किया था आपके उस टाइम के यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अनन ने, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट कि उस टाइम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कौन था, ठीक है, तो उन्हीं ने अपॉइंट किया हंस ब्लिक्स को, ठीक है, टू लीड दिस कमीशन। तो उस कमीशन ने कंडक्ट किए 100 ऑफ इंस्पेक्शंस अक्रॉस इराक 2002 से लेकर 2003 तक, बट उनको कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला कि वहां पे एक्चुअली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। एक और आ गई आपकी बॉडी जिसका नाम है IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको लीड कर रहे थे उस टाइम पे मोहम्मद एल बरादी, ठीक है। उनको भी कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा कि इराक ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम वापस से रिवाइव किया है। इनफैक्ट उसने बोला कि जो इराकी यूरेनियम परचेजेस की बात सुनने में आ रही थी वो भी एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट था, वो भी एक झूठ था। इनफैक्ट हंस ब्लिक्स ने रिक्वेस्ट किया फॉर्मली कि कुछ और महीने हमें दो ताकि हम अपने इंस्पेक्शंस कंप्लीट कर लें और शांति से इस बात को सुलझा लें। क्लियर? बट उस टाइम पे यूएस और यूके ने अल्टीमेटली रिजेक्ट कर दिया कि हम आपकी बात अब नहीं सुनेंगे, अब हम और महीने इराक को नहीं देंगे, ठीक है। तो यूएस यूके बोलते हैं कि रिजोल्यूशन 1441, ठीक है, उसने ऑलरेडी, हमने लास्ट वार्निंग इराक को दे दी बट इराक नहीं मान रहा है, ठीक है। अब हमें कोई और रिजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट जो पहले का रिजोल्यूशन था 1441 हम उसको सही मान रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग इराक ने अपना फुलफिलमेंट नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया। तो अब हमारे पास अथॉरिटी है कि हम मिलिट्री फोर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इनफैक्ट उस टाइम पे फ्रांस, रशिया और चाइना, इन तीनों कंट्रीज ने मिलके डिसएग्री किया कि ये गलत है, आप ऐसे किसी पे भी मिलिट्री फोर्स यूज नहीं कर सकते जब आपके पास कोई भी मिलिट्री इंटरवेंशन, कोई भी एविडेंस है ही नहीं कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। क्लियर? इनफैक्ट फ्रांस, रशिया, चाइना बोल रहे थे कि एक दूसरा रिजोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, कोई भी फोर्स यूज करने से पहले, बट यूएस यूके मना कर देते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि यूएस यूके की नजर इराक के ऑयल फील्ड्स पे थी, इसलिए वो बहाने ढूंढ रहे थे इराक को इन्वेड करने के लिए।
क्लियर? तो एक सेकेंड रिजोल्यूशन नहीं निकलता है, इनफैक्ट वो विड्रॉ हो जाता है, बिकॉज लग रहा था कि फ्रांस अपनी वीटो यूज कर सकता है वहां पे और वो रिजोल्यूशन पास होगा ही नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1441 ऑफ नवंबर 2002 डील्स विद, सिंपल गाइस, डी, resolution on Iraq which threatened serious consequences if Saddam Hussein, जो इराक का लीडर था, फेल होता है टू रिवील हिज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टू टीम ऑफ यूएन इंस्पेक्टर्स। क्लियर? चलिए, नेम ऑफ द पर्सन हु हेडेड द यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन टू इराक इन 2002, आपके हंस फ्लिक्स। ठीक है, और किसने इनको अपॉइंट किया था? वो थे गाइस कोफी अनन, याद रखिएगा ये। क्लियर? चलो, हंस ब्लिक्स वाज हेड ऑफ यूएन बॉडी फॉर, अगेन, इंस्पेक्टिंग प्लेसेस इन इराक फॉर वेरिफिकेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सी, 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम वन थिंग। ओके, चलिए, इसीलिए प्लीज नोट करते जाइए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, तो मार्च 18, 2003 को यूएन वेपन्स इंस्पेक्टर्स जो गए थे इराक में, उनको बोला जाता है, उनको दिया जाता है ऑर्डर कि आप इराक को अभी खाली कर दो। और डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है कि डिप्लोमेसी अब वर्क नहीं कर सकती, कि अब वॉर होने वाली है। उसके 2 दिन बाद 20 मार्च 2003, ठीक है, द यूएस एंड इट्स कोलिशन लॉन्च करता है इन्वेजन ऑन इराक। इनफैक्ट जो उस टाइम के जनरल सेक्रेटरी थे कोफी अनन 2004 में, वो इनफैक्ट बोलते भी हैं कि ये जो इन्वेजन है ये यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, इनफैक्ट ये इलीगल है अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सा जनरल सेक्रेटरी था जिसने बोला यूएस इन्वेजन ऑफ इराक वाज इलीगल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के अंडर ही यूएस और उसका जो कोलिशन है वो अटैक करता है इराक पे और उसको इन्वेड कर लेता है। ठीक है, उसमें जो कोलिशन ट्रूप्स थे उसमें प्राइमरली यूएस, यूके थे, एंड विद सपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड एंड इन्वेडिंग फ्रॉम कुवैत। ठीक है, वो कुवैत से इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो 21 दिन के अंदर, विद इन 21 डेज, कोलिशन फोर्सेस ने हरा दी इराकी डिफेंस सिस्टम को विद गुड स्पीड। ठीक है, इनफैक्ट अप्रैल 9 को बगदाद, जो आपकी इराक की कैपिटल है, ठीक है, जो इराक है, उसमें जो सदाम हुसैन का स्टैचू था उसको भी गिरा दिया जाता है। मतलब अब ये रिजाइम खत्म होती है, सदाम हुसैन का टाइम खत्म होता है एज अ लीडर, ठीक है, इन इराक। क्लियर? व्हाट वाज ऑपरेशन इराकी फ्रीडम? आई होप इट इज क्लियर। और पेपर में पूछेगा कि किस दिन ये लॉन्च हुआ था, तो मार्च 20, 2003 में, जहां यूएस, यूके विद सपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड पोलैंड इन्वेड करते हैं फ्रॉम कुवैत टू इराक, एंड विद इन 21 डेज वो इराकी फोर्सेस को हरा देते हैं। ठीक है, और अप्रैल 9 को सदाम हुसैन का स्टैचू गिर जाता है, एंड वो सिंबल होता है आपका सिंपल कि जो रिजाइम है सदाम हुसैन की इराक में, अब वो कोलैप्स कर जाती है। ओके, तो यूएस बोलता है कि क्यों हमने ये इन्वेजन किया। पहला रीजन देता है वो अपना, ठीक है, जस्टिफिकेशन। यूएस बोलता है कि हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो इराक के पास हैं, चाहे वो केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, उनको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, सेकंड, सदाम हुसैन कहीं ना कहीं कनेक्टेड था, कहीं ना कहीं उसके लिंक थे अलकायदा के साथ, तो अब वो कंटिन्यू नहीं होंगे, अब वो भी चीज खत्म हो गई। हम टेररिज्म का जो सपोर्ट कर रहे थे उस सिस्टम को ही हमने खत्म कर दिया। थर्ड, जो इराकी फ्रीडम है, जो इराकी पीपल है, उनको हम आजाद कर रहे हैं। अब वहां पे आएगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिकॉज वो उन लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये 3 रीजन, ये 3 जस्टिफिकेशन
आपका यूएस देता है उस टाइम पे। क्लियर? तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, मेक श्योर करें कि ये चीजें आपको पता हो। ओके, ऑल्सो ये जो आ रहा है ऑन May 1, 2003, ठीक है, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो स्पीच देते हैं, ठीक है, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका नाम था यूएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन, ठीक है, जहां वो बात करते हैं सिंपली कि ये जो मिशन था वो अकम्प्लिश हो चुका है, इट इज डन। क्लियर? तो पूछ लेगा किस एयरक्राफ्ट में बैठ के, उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या था, तो उसका नाम था यूएस अब्राहम लिंकन, ठीक है, जो था आपका एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें बैठ के वो अपनी स्पीच देते हैं ऑन May 1, 2003 में। चलिए, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द बेसिस इन्वोक्ड बाय द यूएस फॉर अटैकिंग इराक इन March 2003? वाज नॉट द बेसिस पूछ रहे हैं, ठीक है। इराक possessed mass destruction weapons of mass destruction, yes. Saddam Hussein had links with Al Qaeda, yes. Regime change in Iraq, yes. ये तीनों रीजन हमने पढ़े थे, ठीक है, ये नहीं है, तो आंसर डी आएगा। ऑल्सो उस टाइम तक इराक ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका होता है कुवैत से, ठीक है, इवन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड गल्फ वॉर, सॉरी फर्स्ट गल्फ वॉर, ओके आई एम सॉरी, ठीक है, इराक ऑलरेडी गल्फ वॉर 1 के बाद। क्लियर? चलिए, इनफैक्ट गाइस ये जो यूएस इन्वेजन ऑफ आपका इराक है, इसको सेकेंड गल्फ वॉर भी बोलते हैं। क्लियर? चलो, पोस्ट इन्वेजन फाइंडिंग्स, ठीक है, अब इन्वेजन हो चुका है, उसके बाद जो इराक सर्वे ग्रुप है उसने भी इन्वेस्टिगेशन किया इनटू इराक वेपन्स प्रोग्राम, बट उनको भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। जो यूएस यूके और जो अलाइज थे जिन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि हमें अटैक करने की जरूरत थी इराक पे, ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, तो कहीं ना कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला अगेंस्ट इराक, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। इससे साफ पता चलता है कि यूएस यूके ने ये जानबूझ के किया, इवन विदाउट हैविंग एनी एविडेंस, बिकॉज इराक का जो लीडर था वो उन्हें पसंद नहीं था। सेकेंड चीज, उनकी नजर थी इराक के ऑयल फील्ड्स पे। चलिए, अब लॉन्ग वॉर चली प्रॉपर, ठीक है, तो सदाम हुसैन को 2003 में हटा दिया जाता है, इराकी गवर्नमेंट कोलाप्स हो जाती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जो वहां की पुलिस है, आर्मी है, दे स्टॉप्ड वर्किंग, इवन कोई भी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी वहां पे नहीं बचती। क्लियर? उसको बोलते हैं पावर वैक्यूम, व्हेन देयर इज नो अथॉरिटी लेफ्ट। क्लियर? उसके बाद जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो क्राइम इंक्रीज हो जाता है, काफी सारे मिलिटियाज ग्रुप बन जाते हैं, वायलेंस शुरू हो जाता है और एक इंस्टेबिलिटी का टाइम आ जाता है इराक में। क्लियर? ऑल्सो उस अनस्टेबल एनवायरमेंट में ग्रुप्स लाइक ISIS इमर्ज होते हैं, एंड इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ टेररिस्ट अटैक भी करवाती है, जो काफी एरिया ऑफ सीरिया इराक को कैप्चर भी करते हैं, और उनका इन्फ्लुएंस विद टाइम इंक्रीज भी होता है गाइस, ठीक है। इनफैक्ट आपके इराक में उस टाइम पे सुन्नी वर्सेस शिया वायलेंस भी चल रहा होता है, बिकॉज इराक के पास डिफरेंट मुस्लिम ग्रुप्स थे, तो दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। तो इन शॉर्ट इराक की सिचुएशन ठीक नहीं थी, ठीक है, एनार्की वॉज लीडिंग टू वायलेंस। क्लियर? इसमें लिखा हुआ है, प्लीज नोट इट डाउन। सदाम हुसैन को कैप्चर कर लिया गया था बाय यूएस फोर्सेस इन दिसंबर 2003, नोट इट डाउन। उसको ट्रायल कराया गया इराकी कोर्ट में, एंड उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया दिसंबर 2006 में, ठीक है। सुन्नी शिया वायलेंस वहां पे देखने को मिला, ठीक है, लगभग एक सिविल वॉर सी शुरू हो गई थी वहां पे, और काफी सारे लोगों की जान भी गई और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। ISIS इमर्ज हुआ,
ठीक है, उसने खुद के कुछ टेररिस्ट अटैक्स भी करवाए, ठीक है। उससे निपटने के लिए, उससे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यूएस ने लॉन्च किया ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व। क्लियर? चलो, अब आफ्टर ऑल दिस, ठीक है, अराउंड 4,486 यूएस सर्विस मेंबर्स वर किल्ड। 1 मिलियन से ज्यादा इराकी डेथ हुए थे। इनफैक्ट 22 यूएन स्टाफ को भी मार दिया जाता है, इंक्लूडिंग एनवॉय सर्जियो वीरिया डी मेलो, ठीक है। और यूएन असिस्टेंस मिशन फॉर इराक, उनामी, इसको भी स्टैब्लिश किया जाता है ताकि इराक को वापस से रीबिल्ड किया जा सके। ये स्टैब्लिश होता है गाइस अगस्त 2003 में। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर? ओके, फाइनली 2011 में यूएस के जो कॉम्बैट ऑपरेशंस थे उनका एंड होता है एंड यूएस डिसाइड करता है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं इराक से। क्लियर? 2014-2019 में जब पता चलता है आईएसआईएस को कि अब यूएस भी छोड़ रहा है इराक को, मतलब अब हम कब्जा कर सकते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं वो और भी स्ट्रांग होते जाते हैं, ये टेररिस्ट ग्रुप है, एंड कंट्रोल करते हैं लार्जर एरियाज ऑफ इराक एंड सीरिया। ओके, और जो ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व था, ये बिल्ड किया जाता है ताकि जो इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हम उनको सपोर्ट कर पाए अगेंस्ट दिस आईएसआईएस। ओके, तो ये काउंटर टेररिज्म वाला मिशन था। तो ये आपको पता होना चाहिए ये मिशन किसने लॉन्च किया, कब किया, बिकॉज एज वी हैव सीन इन आवर अर्लियर 10 मिनट शो, ऑपरेशंस पूछे जाते हैं। क्लियर? चलो, तो सितंबर 2025 में इंटरनेशनल काउंटर होता है आईएसआईएस कोलिशन का, ठीक है, ताकि उसके ऑपरेशन कंप्लीट कर एंड कर दी जाए। ओके, एंड बाय Jan 17, 2026 जो आइन अल असद है एयरबेस इराक का, उसको छोड़ देते हैं यूएस। पूरा कमांड अब इराक संभालेगा, उसकी गवर्नमेंट संभालेगी, उसके लोग संभालेंगे, और यूएस का प्रेजेंस फ्रॉम इराक खत्म होता है और खाली 250 to 350 एडवाइजर्स पर्सनल वहां पे रहते हैं। क्लियर? चलो, अब आता है गाइस एक और, जॉन चिलकॉट इंक्वायरी, ठीक है, इसको COTE बोलते भी है। ओके, so it was established in 2009 by Prime Minister of UK, ठीक है, जॉर्डन ब्राउन या गॉर्डन ब्राउन, ठीक है, आई डोंट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर इट, जस्ट लुक एट इट। ओके, गॉर्डन ब्राउन, ठीक है, एंड उस इंक्वायरी, उस कमीशन को चेयर करते हैं हमारे सर जॉन चिलकॉट। ओके, एंड उस इंक्वायरी में पता चलता है कि यूके का जो रोल था इराकी इन्वेजन में, ठीक है, जो यूएस ने इन्वेड किया था इराक को, यूएस, यूके और कोलिशन ने, ये क्या जरूरी था, ये क्या इंपॉर्टेंट था, या ये क्या सही था, ठीक है। तो उसकी फाइनल रिपोर्ट आती है गाइस 2016 में, आफ्टर 7 years ऑफ डेलिब्रेशन, ठीक है, और एक काफी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है ब्रिटिश पॉलिटिकल हिस्ट्री में। चलिए, अब उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें पता चली। पहला चीज कि उस टाइम पे वॉर की कोई जरूरत नहीं थी, हम शांति से बात सुलझा सकते थे, बट फिर भी वॉर हुई। सेकंड, इराक के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला था कि इराक के पास एक्चुअली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। जो भी इंटेल था वो फ्लॉट था, वो गलत था, बिकॉज कोई एविडेंस नहीं मिला। थर्ड, इराक उस टाइम पे किसी के लिए भी खतरा नहीं था, अर्जेंट थ्रेट नहीं था कि उस पर हमें अटैक करने की जरूरत हो, लेकिन फिर भी उस पर अटैक किया गया। इनफैक्ट जब यूएस और उसके अलाइज ने इन्वेड किया आपके इराक को, उसके बाद जब इराक को छोड़ भी दिया, फ्री भी कर दिया, उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की कि किस तरीके से इराक अपने आप को रीबिल्ड करेगा, जिसकी वजह से इराक में काफी सालों तक एक क्राइसिस देखने को मिला।
ठीक है। और उस टाइम पे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अथॉरिटी थी उसको भी अंडरमाइन किया गया, ठीक है, उसकी भी आपने नहीं सुनी। इनफैक्ट यूएन जनरल सेक्रेटरी ने खुद ने उस इन्वेजन को इलीगल बोला था। तो ये कुछ की फाइंडिंग्स थे आपके चिलकॉट रिपोर्ट के, जो बात करते हैं ये जो इन्वेजन था वो गलत था एंड उसकी कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी यूएस, यूके एंड अलाइज ने ये इन्वेजन किया और जस्टिफाई करने की भी कोशिश की। सो इट वॉज रॉन्ग, इट वॉज नॉट नीडेड। ठीक है, चलो क्वेश्चन, सर जॉन चिलकॉट कमीशन हैज इंडिकेटेड, नहीं, यूके के बारे में बात करता है। यूके फॉल्स कंडक्ट इन इराक वॉर इन 2003, याद रखो इट, ठीक है, ये आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, गॉर्डन जॉर्डन, ठीक है। इन्होंने इस कमीशन को सेटअप किया था और लीड कर रहे थे आपके कौन, जॉन चिलकॉट। क्लियर, चलिए, और यहां पे यूके का इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं हम लोग, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट यूकेज इन्वॉल्वमेंट, कि यूके ने सही किया या नहीं किया। ओके, चलिए, बाकी ये आपका कंक्लूजन है गाइस, ठीक है। तो इस इन्वेजन के बाद कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन थी काफी चेंज हुई, वहां की पॉलिटिक्स काफी रीशेप हुई। ओके, और देखने को मिला कि किस तरीके से गवर्नमेंट अकाउंटेबल ही नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग अटैक कर देती है, विच इज रॉन्ग, ठीक है। और कई बार इंटेलिजेंस भी गलत हो सकती है। ओके, दिस वॉज द कंक्लूजन, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो फॉर द पीपीटी, इंस्टाग्राम, ईमेल। बाकी अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं एंड इफ यू वांट टू कंप्लीट द होल कोर्स फॉर यूजीसी नेट CUT-PG, तो आप सिंपली सर्च करो गूगल पे पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन, वहां आपको मिल जाएगा सब कुछ, यूजीसी नेट CUT-PG एंड मच मोर, ठीक है। Everything is curated by JRF scholars and we also provide you one-on-one mentorship, ताकि आप अपने मेंटोर से जो JRF क्वालिफाइड है उनसे बात कर पाओ, वो आपको पर्सनलाइज प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो इन योर बेस्ट कैपेसिटी। तो डू चेक इट आउट, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।